वह गीतांजलि के प्रति अभिज्ञान के बिहेवियर को लेकर परेशान थे। अक्सर देखा गया है कि अभिज्ञान अजनबियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। वह अपने पिता की तरह कई समय तक उन्हें देखता है, फिर अगर वह उसे अच्छे लगते हैं तो उनसे बात करता है। अपने सामने हो रही हरकत को देख तीनों हैरान हो गए। गीतांजलि ने मुस्कुराते हुए अभिज्ञान को अपनी बाहों में लिया और उसे अच्छी तरह थाम लिया। गीतांजलि ने उसे बड़ी सी मुस्कुराहट दी। वहीं अभिज्ञान उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर, आप बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल हो। अभिज्ञान बच्चों जैसी आवाज में गीतांजलि को देखकर बोला और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। फिर शर्म से अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। ये मर्दजात एक जैसे ही होते हैं। अभिमान अभिज्ञान की हरकतें देख बोला। कर्तव्य भी उसकी बात से सहमत होता हुआ हामी से हिलाने लगा। अभिज्ञान गीतांजलि को किसी से बात करने नहीं दे रहा था। अगर वह कुछ बोलना शुरू करती तो उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लेता और उसका सर अपने ओर घुमा लेता और खुद अपना सर गर्दन में छुपाकर कहता कि वह किसी की ओर न देखे, न बात करे। विज्ञान ने कर्तव्य के हाथ को जोर से झटका जो गीतांजलि को कंधे पर रखने वाला था। उसे भड़काने के लिए कर्तव्य ने फिर गीतांजलि के कंधे पर हाथ रखा। अभिज्ञान ने कर्तव्य को डराने की कोशिश करने के लिए फिर से उसका हाथ हटा दिया। वह मेरी पत्नी है, यंग मैन, पीछे हट जाओ, कर्तव्य ने इस बार घमंड से कहा और गीतांजलि को छोड़ने का इशारा किया। मेरी गीतांजलि, अभिज्ञान ने भी कर्तव्य की आवाज में नकल करते हुए कहा। मीरा ने खुशी से अपने मुंह पर हथेली रख ली। उसका बेटा आज तक कभी किसी के लिए नहीं लड़ा। उसका बेटा यहाँ तक कि अपनी बहन के लिए भी नहीं, और ना ही एक चॉकलेट के लिए। और यहाँ गीतांजलि के लिए कर्तव्य से लड़ रहा है, जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी है, क्योंकि यह उसकी पहली ही तो मुलाकात थी। कर्तव्य ने फिर गीतांजलि को बाहों में भर लिया। ये देख अभिज्ञान की आंखों में गुस्सा और आंसू आ गए, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका और गीतांजलि के कंधे पर टिकी कर्तव्य की हथेली पर काट लिया। हाँ, कर्तव्य अपना हाथ झटकते हुए चिल्लाया। अभिज्ञान, अभी की अभी माफी मांगो। तुम दिन पर दिन बहुत शरारती होते जा रहे हो। अब तुम्हारे लिए कोई चॉकलेट नहीं। मीरा ने हल्के गुस्से से कहा कि गीतांजलि के सामने डांट खाने से अभिज्ञान गुस्सा हो गया। ऊपर से कर्तव्य की चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए काफी थी। उसका निचला होंठ बाहर निकल आया और आंखों में आंसू तेजी से बहने लगे। वह गीतांजलि के गले से लिपटकर रोने लगा। अभिमान ने अभिज्ञान को गीतांजलि की बाहों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह छोड़ना ही नहीं था। गीतांजलि उसकी पीठ को थपथपाती हुई मीठी बातें करती रही। उसने उसके बालों को सहलाया और उसे शांत करने की कोशिश की। गीतांजलि अभिज्ञान का ध्यान भटकने के लिए उसे दूसरी जगह ले गई। इसी बीच अभिमान की नजर लीलावती पर पड़ी, जो एक कोने में मुंह बंद करके बैठी थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, लीलावती घबराहट से इधर उधर देखने लगी। भाई अभिमान उसे एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। वह धीरे धीरे चलकर उसके पास गया और नकली हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। वो लीलावती को देखते हुए बोला, मैं मिला गीतांजलि से। वह बहुत ही इनोसेंट सॉफ्ट हार्टेड लड़की है। आप तो उसे कर्तव्य की लाइफ से मरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने वाली हैं। क्या कह रही थी उस दिन आप? हाँ, कि अलमीरा से एक पुराना कपड़ा घर तक लेकर नहीं आई है, लेकिन आप देखना भूल गई कि वह आपकी बर्बादी अपने साथ लेकर आई थी। अभिमान की बातें सुनकर लीलावती के रेंगटे खड़े हो गए। वह अच्छी तरह जानती थी कि अभिमान कभी धोखा नहीं देता। आपकी पार्टी के सारे मेंबर्स भी आपकी मदद के लिए नहीं रहे। वैसे आपके विनाश के लिए शुभकामनाएं। अभिमान ने बहुत ही मजाक में कहा। अभिमान, चल, काका सा तेरे से मिलना चाहते हैं। कर्तव्य अभिमान को वहां से खींचकर दूसरी तरफ ले गया। वहीं अभिमान ने पीछे मुड़कर एक नजर लीलावती को देखा और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसके साथ चला गया। अभी एक बात कहूँ, कर्तव्य ने कहा। बोल ना। अभिमान उसके चेहरे पर झिझक को देखकर बोला। सुबह से मुझे डर लग रहा है। याद है बचपन में एक बार तेरे को बोला था, दिस इज द सेम फीलिंग। उस दिन भी ऐसे ही फील हो रहा था। और जब घर आया तब मिस्टर चौहान और मामी को उस हालत में देखकर बहुत बुरा लगा। स्ट्रेस होने वाला है, ये तो मुझे नहीं पता। बस चाहे कुछ भी हो जाए, यू नो दैट एंड देयर अलोंग विद द वॉइस ऑलवेज।
वह दोनों गले मिले और मृत्युंजय की ओर चल पड़े, जो रघुवंशी और अभिमन्यु राजपूत के साथ बातें कर रहा था। दूसरी तरफ गीतांजलि, अभिश्री और अभिज्ञान दोनों लॉन में ट्रॉफी और बलूनों के साथ खेल रहे थे। तभी कर्तव्य ने जानबूझकर अपनी हथेली गीतांजलि की आंखों के सामने ला दी, ताकि वह काटने के निशान को देख सके। गीतांजलि ने देखा कि दोनों भाई बहन खेलने में बिजी हैं और वहां पर कोई नहीं है। उसने कर्तव्य की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। गीतांजलि ने उस जगह पर चूमा जहां पर अभिज्ञान ने कुछ देर पहले काटा था। इसे ठीक करने के लिए और अधिक केयर की जरूरत है। वह उसके कान में फुसफुसाया, दत्त आप बीना। गीतांजलि उसकी बातों का मतलब समझकर शर्माते हुए बोली। वही कर्तव्य ने भी उसकी आंखों में गौर से देखते हुए उसी जगह को चूमा जहां कुछ देर पहले गीतांजलि ने किस की थी। यह देख गीतांजलि के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। कर्तव्य गीतांजलि को शरारती अंदाज में, तुम्हें लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लाल जैसा नहीं दिखना चाहिए। उसने लाल हो चुके गालों को सहलाते हुए कहा और एक सेक्सी स्माइल देते हुए वहां से चला गया। पार्टी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। कर्तव्य अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर के साथ बातें करने में व्यस्त था। सभी पार्टी को पूरा एंजॉय कर रहे थे। लीलावती अपने रास्ते से गीतांजलि नामक कांटे को हटाने के बारे में सोच रही थी। मृत्युंजय गर्व से कर्तव्य की ऊंचाइयों को सबके साथ शेयर कर रहा था। वहीं युवराज एक जिम्मेदार भाई की तरह सभी मेहमानों की देखरेख कर रहा था। पापा आओ, हम एक फोटो खिंचवाते हैं। गीतांजलि ने ओंकार सिंह को खींचते हुए अपने पास किया। अरे पर गुन्नू, कहाँ ले जा रही हो मुझे? ओंकार सिंह बोले। गीतांजलि बच्चों की तरह बोली, आपके दुश्मन बेटे के पास। ओए, मेरे लड़के के बारे में एक शब्द भी नहीं। ओंकार सिंह ने मजाकिया लहजे में धमकी दी। उन्होंने इस तरह से कर्तव्य का बचाव किया जैसे कुछ दिन पहले गीतांजलि ने उनके सामने कर्तव्य का बचाव किया था। गीतांजलि उनकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्हें खींचकर वहां ले आई जहां पर कर्तव्य खड़ा था। मैं एक तस्वीर क्लिक करवाना चाहती हूँ प्लीज, गीतांजलि ने कर्तव्य से रिक्वेस्ट की। कर्तव्य ने एक सरसरी नजर ओंकार सिंह की ओर डाली और कहा, तो करो क्लिक, मैं कौन सा रोक रहा हूँ। मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गीतांजलि मुंह बनाकर बोली, उससे बाबा मैं आपके और पापा के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। गीत, गुन्नू, दोनों बाप बेटे ने एक साथ कहा, जिस पर गीतांजलि एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, ठीक है, तो मैं बीच में खड़ी रहूंगी। पापा मेरे बाएं साइड और आप मेरे दाएं साइड। गीतांजलि ने ओंकार सिंह की बाह पकड़ ली ताकि वह कर्तव्य के अजीब बर्ताव के कारण ओंकार सिंह वहां से वापस न चले जाएं, और दूसरी तरफ उसने कर्तव्य को अच्छी तरह से पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। अब जल्दी से मुस्कुराओ, उसने फोटोग्राफर की ओर देखते हुए कहा। और इतने सालों के बाद उनकी दोनों बाप बेटे की तस्वीर क्लिक हुई। उन दोनों ने सिर्फ गीतांजलि की वजह से एक फ्रेम में अपनी फोटो क्लिक करवाई। आज रात तुम्हें इन सब की भरपाई करनी होगी, कर्तव्य ने भारी आवाज में कहा। जरूर मेरे प्यारे पतिदेव, गीतांजलि ने हंसते हुए कहा। हर कोई अपने काम में बिजी था। कोई किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहा था, कोई गपशप कर रहा था, कोई ड्रिंक का लुत्फ उठा रहा था, तो कोई खाना पीना खा रहा था। चौहान मेंशन का बगीचा शोरगुल से भरा हुआ था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। ओंकार सिंह चौहान स्टेज पर आते हुए बोले, मैं इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। इस उद्देश्य के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसे अनाउंस करने का समय आ गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा हूँ। उन्होंने हल्का सा हंसकर कहा, मेरा समय आ गया है कि मैं यहाँ आराम करूँ और यहाँ अपने परिवार के बीच रहूँ और अपने बुढ़ापे का आनंद उठाऊँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी में अपनी प्रेजेंट पोजीशन से हटकर अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी और चेयरमैन की पोजीशन दूसरे को सौंपना बेहतर समझूंगा। कुछ मिनट रुकने के बाद उन्होंने फिर आगे कहा, मैं चेयरमैन की पोजीशन पर किसी ऐसे व्यक्ति को जानना चाहता हूँ जो कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। सभी ने उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए तालियां बजाईं, जो कई सालों से उनके साथ बिजनेस में थे। ओंकार सिंह ने सभी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ तो प्लीज सभी मुझे चौहान ग्रुप को
कंपनी के न्यू चेयरमैन मिस्टर युवराज सिंह चौहान से परिचय कराने की अनुमति चाहता हूँ। ओंकार सिंह ने घोषणा की। जो लोग कुछ मिनट पहले लोग तालियां बजा रहे थे, ओंकार सिंह चौहान के नाम की जयकारी लगा रहे थे, अब वहां सन्नाटा छा गया था। मृत्युंजय के हाथ जो ताली बजाने वाले थे वहीं रुक गए। गीतांजलि समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। लीलावती और ईशानी इन सब में सदमे में थी कि कुछ कह ही नहीं पाई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह सालों से जो सुन रही हैं कि कंपनी का अगला सीईओ कर्तव्य होगा, वह सरासर झूठ था। ओंकार सिंह चौहान ने कर्तव्य से झूठ बोला कि अगर वह गीतांजलि से शादी कर लेगा तो यह पोजीशन उसकी होगी। वहीं अहिल्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बार के सामने आराम कर रहे युवराज ने सोचा कि नशे की वजह से वह ऐसी बातें सुन रहा है जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लोग उसकी तरफ घूर रहे हैं, वह डर सा गया। ये कर्तव्य ही था जिसने अपने भाई के लिए तालियां बजाकर वह सारा सन्नाटा तोड़ा। उसको तालियां बजाते देख बाकी भीड़ भी उसके साथ शामिल हो गई। वहीं मृत्युंजय और अहिल्या को बधाई देने लगे और युवराज को भी बधाइयां मिलने लगीं। कर्तव्य ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ ओंकार सिंह की ओर तीखी निगाह से देखा, लेकिन ताली बजना बंद नहीं हुआ। वह युवराज की ओर मुड़ा और आगे आने का इशारा किया। चलो छोटे, जाओ और सबको अनाउंस करो। कर्तव्य ने युवराज को आगे जाने का इशारा किया, जिसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसे अभी भी लग रहा था कि ये किसी तरह का सपना है जिससे वह गुजर रहा है। जबकि कर्तव्य लगातार ताली बजाता रहा, वह रुका नहीं और न ही उसने ओंकार सिंह के चेहरे से अपनी नजरें हटाईं, जिनके चेहरे पर जरा भी पश्चाताप नहीं था। मृत्युंजय अभी भी सोच रहा था कि कैसे उसके भाई साहब ने अपना फैसला पल भर में बदल लिया और कर्तव्य का नाम लेने के बजाय युवराज का नाम लेकर अनाउंसमेंट कर दी। ऐसा तो उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। युवराज कब से सीईओ की पोजीशन के लिए परफेक्टली फिट हो गया। शुरू से ही कर्तव्य का नाम था और होना भी कर्तव्य को ही चाहिए था। कर्तव्य कर्तव्य को याद करते हुए उसने कर्तव्य को ढूंढने के लिए भीड़ में नजरें दौड़ाईं। कर्तव्य तो नहीं मिला, पर उसे एक तरफ अहिल्या मिली, जो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी। जिस दिन उसे पता चला था कि कर्तव्य को चेयरमैन की पोजीशन के लिए कहा गया है, वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो गई थी। वह कर्तव्य से प्यार करती थी, लेकिन जब युवराज की बात आती है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चों के लिए स्वाभाविक माँ बनी जाती है। जब भी परिवार के लोग कर्तव्य को सीईओ के पोजीशन पर कंपनी का चेयरमैन बनाने की बात करते तो उसका दिल गुस्से से भर जाता। अगर कर्तव्य युवराज के चेयरमैन पोजीशन के लिए स्नेह नहीं दिखाता तो क्या होता। वह अपनी भावनाएं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। एक तो उनके पति हैं जो अपने भाई के हर मामले में आंख मूंद लेते हैं, और उनका बेटा भी गर्व से अपने पिता के कहे रास्ते पर चलता है। अहिल्या ने ओंकार सिंह की ओर देखा, जिन्होंने हल्के से मुस्कुराकर पलकें झुकाईं। शुक्रिया भाई साहब, अहिल्या बोली। जो भी तुम कहो। ओंकार सिंह ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चले गए। मृत्युंजय ने युवराज की ओर देखा, जो समझ गया कि ये किसके कारण हुआ है। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए गुस्सा और नफरत दिखाई देने लगी। मृत्युंजय उदास होकर मुस्कुराया और अहिल्या के पास आ गया और उसे गले लगाकर कांग्रेस बोला। आपको भी, अहिल्या ने एक्साइटेड होकर कहा। नहीं, मेरे लिए नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह असफलता पूरी तुम्हारी है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। वह इस बार हल्के गुस्से से बोला। असफलता से आपका क्या मतलब है? अपने बेटे को देख रही हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह जो नज़र आपको दे रहा है वह नफरत और गुस्से भरी नज़र है। आपने ये सब उसके लिए किया, लेकिन क्या आपने उससे पूछा कि वह ये चाहता है या नहीं? क्या आपने एक बार भी कर्तव्य के बारे में सोचा, जो आपको किसी भी कल्पना से भी परे प्यार करता है? नहीं, नहीं सोचा, और यह नाकामी सिर्फ आपको भुगतनी नहीं है। वह अपने दांत पर दांत जमाते हुए बोला। जब बाप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते तब माँ को सोचना पड़ता है। अहिल्या अपना रीजन बताते हुए बोली। ओह ग्रेट, अगर यही तुम्हारी सोच है तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट। आखिर तुम भी तो कर्तव्य की माँ ही हो और तुमने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई। मृत्युंजय ने 3 बार तालियां बजाईं और उसे गुस्से से घूरते हुए मेहमानों की तरफ बढ़ गया। कर्तव्य के रूम के अंदर गीतांजलि कमरे में दाखिल हुई, जो पूरी तरह अंधेरे से भरा था। उसने लाइट जलाई
लेकिन कमरे के अंदर उसे कर्तव्य कहीं नहीं दिखा। उसने फिर से लाइट बंद की और बालकनी की तरफ बढ़ गई। वह फर्श पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसका कोट उतरा हुआ था, आस्तीनें कोहनी के ऊपर तक चढ़ी हुई थीं और उसकी उंगलियों में जलती हुई सिगरेट थी। गीतांजलि उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। एक खाली दूसरी आधी खाली शराब की बोतल पर नजर डाली। वह सिगरेट के बट गिनना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने अब तक जाने कितनी सिगरेट पी ली है। उसने उसकी उंगलियों के बीच रखी सिगरेट छीनने की कोशिश की। मत करो, कर्तव्य ने सख्ती से कहा। उसकी आंखें अभी भी आसमान की ओर थीं। कर्तव्य जी प्लीज, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप पहले ही बहुत सारी सिगरेट पी चुके हैं। शांत। कर्तव्य अपना अंगूठा उसके होंठों के पास रखते हुए बोला और आसमान की तरफ देखने लगा। देख रही हो माँ, आपका बेटा कितना बिगड़ गया है। माँ, देख रही है ना, पी रहा हूँ मैं शराब और सिगरेट पी रहा हूँ, और मैं आगे भी पीता रहूँगा। क्या सोचकर मुझे अकेला छोड़कर चली गई आप मम्मा? क्या आप मुझे परेशान देखकर परेशान हो रही हैं, या दूसरों की तरह इसका आनंद उठा रही हैं? किसी को परवाह नहीं है मम्मा मेरी, किसी को भी परवाह नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज में दर्द था। उसकी आवाज कांप रही थी। गीतांजलि साफ समझ सकती थी कि अपनी माँ को सजा देने के लिए वह स्मोक और शराब पीना चाहता था। हालांकि यह बचकाना लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसकी माँ उसे देख रही है, इसलिए वह उन्हें अपना बुरा बर्ताव दिखाना चाहता था। गीतांजलि उसकी हालत समझ सकती थी। वह भी उसके जैसी ही थी, फिर भी अलग थी। जब उसे रोना आता था तो वह अपनी माँ को चिट्ठी लिखती, लेकिन कर्तव्य वह सब कुछ अपने अंदर ही दबाए रखता, कभी किसी के सामने अपनी भावनाएं नहीं दिखाता था। शादी से पहले उसने मान लिया था कि वह इस दुनिया में अकेली है। दुनिया की नफरत, क्रूरता का सामना करते हुए उसे साथ देने के लिए कोई नहीं था। लेकिन कर्तव्य वह हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के स्नेह की तलाश में रहता था। वह हमेशा प्यार चाहता था, और वह अपनों से ही चाहता था कि वह उन्हें प्यार करें। यही वह दिन है जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रहा था। कर्तव्य ने अपने निचले होठों को अपने दांतों के बीच दबा लिया। पापा के पास कुछ कारण तो होंगे ही। गीतांजलि ओंकार सिंह के बचाव के लिए बोलने वाली थी कि कर्तव्य हंस पड़ा। उसकी खिलखिलाहट धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। फिर उसकी निगाहें गीतांजलि के दिल में चुभ गईं। कर्तव्य की आंखों में दर्द था। उसमें ढेर सारी शिकायतें थीं कि कोई भी उसकी भावनाओं को समझना नहीं चाहता है। दुखी बात है कि इस बार मामी और उसकी काकी माँ दोनों हैं। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मामी और काकी माँ दोनों मुझे अपनी माँ की तरह छोड़ देंगे, इस दुनिया में बिल्कुल अकेला। कर्तव्य ने आसमान की ओर उंगलियां दिखाते हुए कहा। उसने उस उंगली से कई बार अपनी छाती पर थपथपाया और कहा, बहुत दुख हो रहा है माँ। यह याद करके दुख होता है कि आपने मुझे कैसे छोड़ा, और कैसे वे मुझे एक एक करके छोड़ रहे हैं। क्या मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे कभी मन का स्नेह नहीं मिला? मैं कितना गलत था जब मैंने सोचा कि कोई और मुझे वैसा प्यार करेगा जैसा एक माँ अपने बेटे को करती है। लेकिन मैं बहुत गलत था कि यह भूल गया कि मेरी माँ अब नहीं रही। लेकिन गीत, मेरा विश्वास करो, मैं इस दुनिया में अपनी सबसे प्यारी चीज की कसम खाता हूँ। मैं हमेशा काकी माँ को अपनी माँ की तरह प्यार किया है। एक बार के लिए मैंने अपनी मामी को नज़रअंदाज किया होगा, लेकिन मैंने काकी माँ को अपनी माँ की तरह प्यार करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, और मैं उन्हें अपनी माँ मानता भी हूँ। गीतू। कर्तव्य छोटे बच्चों की तरह सिसकियाँ लेकर रोता रहा। गीतांजलि ने उसके आंसू साफ किए। मम्मा जानती हैं कि मैं रोज रात में रोता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो वापस आ जाएं, और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामी और काकी माँ को हमेशा मेरे पास रहने दें। लेकिन देखो ना क्या हो रहा है। कर्तव्य एक बार फिर रो पड़ा। एक छोटे बच्चे को अपनी कामकाजी माँ को याद करना और उसके साथ कम समय बिताने की शिकायत करना, और कर्तव्य का अपनी माँ को याद करना और शिकायत करना, इन दोनों में शायद ही कोई अंतर होगा। अब गीतांजलि को समझ आया कि कर्तव्य रात में क्यों रोता था, क्योंकि उसे डर था कि किसी दिन ये दोनों औरतें उसे अकेला छोड़ देंगी। एक तो गीतांजलि से उसके मनमुटाव के कारण, और दूसरी अहिल्या के कारण, जो अभी तक नहीं जान पाई थी कि उसने ऐसा क्यों किया। कर्तव्य जी, आप शांत हो जाइए प्लीज, कमरे में चलते हैं। सो जाइए, इस बारे में कल बात करेंगे।
गीतांजलि ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहा। गीतू, सब मुझे छोड़ जा रहे हैं, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी ना? अगर तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो तो मुझे अभी बता देना, ताकि मैं तैयार रहूं। बाद में मुझे अचानक से हार्ट अटैक मत देना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कर्तव्य ने इतनी मासूमियत से उससे पूछा कि गीतांजलि खुद को रोक ही नहीं पाई और उसने कर्तव्य को कसकर अपने गले से लगाया। मैं एक दिन आपको छोड़ दूंगी कर्तव्य जी, जिस दिन आप मेरे लाल तिल से ऊपर किसी और से प्यार करने लगेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, कर्तव्य ने गुस्से से कहा। फिर तो वो दिन भी कभी नहीं आएगा जब मुझे आपको छोड़कर जाना पड़े। गीतांजलि ने उसे कसकर गले लगाया। कर्तव्य ने झूठ का कोई भाव ढूंढने के लिए उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ ना पाकर उसने अपना सर उसकी गोद में छुपा लिया। कुछ मिनट इस तरह रहने के बाद गीतांजलि ने उसके हाथों को सहलाते हुए कहा, आओ अंदर चलें, बाहर ठंड पड़ रही है। कर्तव्य ने गीतांजलि को गोद में उठाया और उसे लेकर रूम की ओर बढ़ गया। उसने उसे बहुत ही आराम से बेड पर लिटाया और अपना सर उसकी गोद में रख दिया। गीतांजलि उसके बालों को सहलाती रही, वहीं कर्तव्य छत की सीलिंग को घूरता रहा। आपको कैसे पता कि काकी माँ यह चाहती थी? गीतांजलि ने सोचते हुए पूछा। सवाल सुनकर कर्तव्य के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से बड़बड़ाया, बचपन से ही मैं उन्हें देख रहा हूँ। मुझे पता है कि उन्हें क्या चीज़ सच्ची खुशी देती है। जब वो खुश होती हैं तो उनकी आंखों में जो चमक आती है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे इस बात से कोई हैरानगी नहीं, बस युवराज के स्टेज पर चढ़ते ही उनकी आंखों में आई खुशी दिखाई दी। जिस तरह से उन्होंने खुशी से अपने मुंह पर हाथ रखा और एक्साइटमेंट से तालियां बजाईं, उससे पता चला कि वह मिस्टर चौहान के फैसले से सचमुच खुश है। और मुझे इसका अंदाजा पहले से था। जब कोई मेरे चेयरमैन की पोजीशन के बारे में बात करता, मैं उनकी आंखों में बेचैनी और परेशानी को देख सकता था। यह कोई अभी की बात नहीं है, ये तब से है जब मैं 21 साल का था और मिस्टर चौहान और काका साह के बिजनेस में हाथ बटा रहा था। गीतांजलि ने अपना चेहरा नीचे किया और कर्तव्य के माथे को अपने होठों से छू लिया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें लगातार बह रही थीं। लोग कहते हैं कि मर्द रोते नहीं। सच में वो तब तक नहीं रोते जब तक कि यह बेहद असहनीय ना हो जाए। मर्द को दर्द नहीं होता, ये सिर्फ एक बात है। वह रोते हैं, असली मर्दों को भी चोट पहुंचती है और दर्द भी होता है। उसका पति उसके सामने दिल में तेज दर्द लिए रो रहा है, जिसके बदले में उसका दर्द दिल को दुखा रहा था। कर्तव्य ने गीतांजलि के पेट में अपना चेहरा छुपाया। गीतांजलि उसके बालों को सहलाती रही और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को थपथपा रही थी। आज तक उसे यही लगता था कि उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा तकलीफ दे है, पर वह कितनी गलत थी। वो भी बहुत तकलीफ में है, इतना कि उसकी आवाज में वह तड़प सुनकर गीतांजलि की आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसे कर्तव्य के धीमे धीमे सांस अपने पेट पर महसूस होने लगी। उसने बहुत आराम से उसका सर तकिए पर रखा और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके गाल को चूमकर रूम से बाहर निकल आई। वहीं दूसरी तरफ ओंकार सिंह के कमरे में, भाई साहब, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने अपना फैसला अचानक से क्यों बदला? मृत्युंजय गुस्से से बोले। ओंकार सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। युवराज खिड़की के सामने खड़ा बाहर देख रहा था। उसके हाथ पैंट की जेब में थे। वहीं अहिल्या एक कोने में अपनी छाती पर हाथ बांधे खड़ी थी। गलत क्या है इसमें? ओंकार सिंह ने मृत्युंजय को घूर कर कहा। सब कुछ गलत है इसमें भाई साहब। ये पोजीशन कर्तव्य का है, नॉट बाय हेरिडिटरी बट माई ब्राइटनेस। आपको भी पता है कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। वो तो इसके लिए डिजर्व करता है। मेहनत तो आपने और युवराज ने भी तो की है, अहिल्या फटाक से बोली। एक शब्द भी नहीं अहिल्या, मैं तुम्हारे साथ कोई बहस करने के मूड में नहीं हूँ। तुम मेरी कर्तव्य और युवराज की तुलना कर रही हो। माफ करना, तुम्हारी भड़ास निकाल रहा हूँ, लेकिन चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो वह कर्तव्य है। उसके कारण ही हमारी ये कंपनी इतनी ऊपर तक पहुंच पाई है। उस बच्चे ने रात दिन एक जान लगाकर मेहनत की, सारी डील्स उसने ट्रैक की। वह बेहद गुस्से से अहिल्या को डांटते हुए बोला, इनफ टू इनफ, मैंने फैसला कर लिया है और वो नहीं बदलेगा। आर यू वांट टू अगेंस्ट मे थिंक यू कैन? ओंकार सिंह बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले। भाई साहब, आपको अच्छे से पता है
कि आज तक मैं कभी आपके अगेन नहीं गया, आज भी नहीं जाऊंगा। बट फॉर वन एट लीस्ट थिंक अबाउट कर्तव्य। आपका खुद का बेटा है वो भाई साहब, वो इस कंपनी के चेयरमैन के लिए सबसे अच्छा है। वो यह पोस्ट डिजर्व करता है भाई साहब। आप समझते क्यों नहीं? कर्तव्य आपसे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। अब उससे आपका रिश्ता अभी तक सही नहीं हुआ है और अब और बिगड़ जाएगा। वैसे भी मेरा और कर्तव्य का रिश्ता कुछ खास नहीं है, थोड़ा और बिगड़ जाएगा तो मैं सह लूंगा। इट वुड बी ओनली युवराज। मेरे बाद सीजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? यदि आप मुझ पर जुर्माना नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको स्वीकार करना होगा, ओंकार सिंह ने कहा। डैड, अगर आप अपने बड़े भाई साहब के अगेन नहीं जा सकते तो मैं अपने भाई साहब के अगेन कैसे जा सकता हूँ? मैं मेरे बड़े भाई है, मैं उनकी जगह कैसे ले सकता हूँ? उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैं उनकी जगह लेने जा रहा हूँ, यह बहुत बुरा होगा। मैं अपने भाई का अनादर कर रहा हूँ, यह सब उनका है, मैं उनका हक नहीं छीनना चाहता। यूं भी तुम अपने भाई का अनादर नहीं कर रहे हो और ना ही उसका हक छीन रहे हो, और तुम और कर्तव्य दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। मेरे बाद चेयरमैन तुम दोनों में से किसी एक को बनना है और मैंने तुम्हें चुना, कुछ गलत नहीं है बच्चा। ओंकार सिंह ने युवराज को समझाने की कोशिश की। बड़े पापा, मैं मानता हूँ कि आपके लिए मैं और भाई साहब दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मम्मी के लिए मैं और कर्तव्य भाई एक जैसे नहीं है। युवराज एक नजर अहिल्या को देख दांत पीसते हुए बोला। मृत्युंजय ने हंसते हुए कहा, और मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। वैसे कब और कैसे तुमने भाई साहब को ये करने के लिए उठाया? वो भी गुस्से से अहिल्या को घूरते हुए बोला। फ्लैशबैक। भाई साहब, मुझे आपसे पार्टी के बारे में कुछ बात करनी है, अहिल्या ने कहा। हाँ बोलो ना अहिल्या। भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, पर मैं आपके फैसले से सहमत नहीं हूँ। कर्तव्य काबिल है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर युवराज उसके बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। भाई साहब, मेरे बच्चे का क्या? ये मृत्युंजय तो कुछ बोलेंगे नहीं, पर आप ही सोचो ना भाई साहब, कर्तव्य लीलावती को कितना मानता है और लीलावती का हम में से किसी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं बनता। इफ शी वांट से कैन प्ले ए डर्टी गेम एंड आई डोंट वांट युवराज टू सफर। आई थिंक मैं कर्तव्य को बुरा नहीं कह रही हूँ भाई साहब, बस युवराज का हक मांग रही हूँ। वहीं ओंकार से उसकी बात सुन सदमे में थे। अहिल्या ने आगे कहा, याद है भाई साहब, 7 साल पहले जब कर्तव्य छोटा था और उसे फीवर हो गया था, उस समय वह खाने या किसी से बात तक नहीं कर रहा था। जब मैंने कहा तो उसने एक ही बार में खाना और मेडिसिन दोनों खा ली थी। उस दिन आपने कहा था कि मैं जो चाहूँ आपसे मांग सकती हूँ। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगती हूँ, युवराज को चेयरमैन बना दीजिए। इसके लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अहिल्या ने कहा, तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, चेयरमैन कोई भी बने, दोनों भाइयों में प्यार बना रहना चाहिए। अहिल्या, प्लीज ये सब सोचकर कर्तव्य से नफरत मत करना। ओंकार सिंह ने आंखों में नमी लिए रिक्वेस्ट की। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, कर्तव्य मेरे बच्चे जैसा है, उससे मैं सपने में भी नफरत नहीं कर सकती। अहिल्या ने कहा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मुझे अच्छा लगा कि तुमने सामने आकर अपनी बात बोली। तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और खुशी से पार्टी एंजॉय करो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा और एक बड़े भाई की तरह उसके गाल थपथपाए। मुझे समझने के लिए धन्यवाद भाई साहब। अहिल्या मुस्कुराई और अपनी आंखों में खुशी जाहिर की। फ्लैशबैक समाप्त। मुझे लगता है तुम्हें पागल खाने जाने की जरूरत है, मृत्युंजय बेहद गुस्से से बोला। क्या तुमने देखा नहीं कि कैसे खुद कर्तव्य ने लीलावती को हवेली छोड़ने को कहा था? तुम अब भी कैसे सोच सकती हो कि वह लीलावती की बात मानेगा? तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि कर्तव्य असल में कौन है। वह सुनता सबकी है, पर करता वही है जो उसका मन करता है। उसे अपने बस में करना आसान नहीं है। वह इस खेल का उस्ताद है, सिर्फ इसलिए कि वह तुमसे और लीलावती से प्यार करता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे सही गलत का फैसला करने में अपनी समझ को गिरवी रखी है। मृत्युंजय इस बार गुस्से से चीखा। माँ, ये मत भूलना कि जब डैड बिजनेस में बिजी थे और आप घर में अपने काम काजों में रहती थी, तो हमेशा कर्तव्य भाई ही मेरे साथ खड़े रहते थे। जो आप इतना बेटा बेटा कर रही हैं, अभी मुझे बताओ कि आपको मेरा कोई ऐसा फंक्शन या स्कूल में हुई मीटिंग याद है जिसमें आप मेरे साथ शामिल हुई थी? नहीं, नहीं याद होगा ना आपको, क्योंकि आपने कभी अटेंड किया ही नहीं। क्लास 5th में जब था
जब मुझे प्राइज मिला था। मुझे अभी भी याद है, मुझसे ज्यादा खुशी भाई थे। मैं दूसरा अवार्ड पाकर उदास था। उन्होंने कहा था कि पूरी 100% वाला अवार्ड पाना मायने नहीं रखता, मायने रखता है जीतना, चाहे पोजीशन फर्स्ट हो या सेकंड। उन्होंने मुझे दिन रात पढ़ाया, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे गुरु बने, और पहला स्थान मेरे लिए आरक्षित हो गया, केवल भाई की वजह से। जब भूख लगती थी तब आप नहीं होती थी, लेकिन भाई साहब थे जिन्होंने मुझे खाना खिलाया, जिन्होंने मेरी कहानी, मेरी हर एक बात सुनी, मुझे गलत रास्ते पर भटकने से बचाया। मैं अपने विचार आपसे या डैड से किसी के साथ शेयर नहीं करता, सिवाय अपने भाई के। हाँ, दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे ही बोलो, मैं तो हूं ही बुरी ना। गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा। अहिल्या अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोली। गीतांजलि वहां खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। अहिल्या ने दरवाजे के पास खड़ी गीतांजलि से कहा, बेटा, क्या अपने बच्चों के बारे में सोचना गुनाह है? इतने दिन हो गए तुझे यहाँ रहते हुए, सच सच बता, आज तक कभी मैंने तेरी तरफ से कर्तव्य के लिए कोई पार्शियलिटी फील की हो? तो तू ही बता। आज तक कभी मैंने युवराज और कर्तव्य में कोई फर्क किया है? उल्टा कर्तव्य को मैंने ही युवराज से ज्यादा प्यार किया है। पर एक बार अगर मैं युवराज को कर्तव्य से ऊपर रख दूं, तो क्या इसमें दुनिया की सबसे बुरी औरत बन गई? मैं तो सिर्फ युवराज के फ्यूचर को लेकर परेशान थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक चेयरमैन की पोजीशन से क्या फर्क पड़ता है? पर कर्तव्य तो सीईओ है ना ऑलरेडी। और ऐसा तो नहीं कि कर्तव्य को युवराज के अंडर काम करने में शर्म आएगी। भाई साहब को शर्म नहीं आएगी माँ, मुझे शर्म आएगी। भाई साहब मेरे अंडर में काम करेंगे तो, जबकि इतने एक्सपीरियंस, नॉलेज, एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, डिजर्विंग, इस सब में मैं भाई साहब से काफ़ी छोटा हूँ। अभी मुझे ये सब सीखने की ज़रूरत है। युवराज ने मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला। देख रही है गीतांजलि कैसे अपनी माँ से लड़ रहा है? काकी माँ, गीतांजलि धीमे से बोली। उसने अपने आंसू पोंछते हुए सबकी ओर देखा और अहिल्या को बेड पर बिठा दिया। उसने बहुत शांति और नरमी से कहा, काकी माँ, यही कहकर पुकारते हैं ना कर्तव्य जी आपको? हमें ही कह रहे थे ना कर्तव्य जी। मैंने कर्तव्य जी के मुंह से आपकी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है, और मामी के बारे में, आपकी इनसिक्योरिटी के बारे में सुना था, जिसका कर्तव्य जी पर असर है। पर शायद आपने एक चीज कभी मार्क नहीं करी है, काकी माँ। कर्तव्य जी लीलावती मामी को सिर्फ मामी कहते हैं, लेकिन मैं आपको काकी माँ कहकर बुलाते हैं और आपको अपनी माँ मानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आप उनकी मातृ भावनाओं का केंद्र है। आपने ये कभी नहीं सोचा कि कर्तव्य जी आपको कभी कुछ नहीं कहते जब आप दूसरों को कुछ भी बोल देती हैं? बट उन्होंने कभी भी आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया। एक बार के लिए मन की बात को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात को नहीं। आप जब भी लीलावती मामी को कुछ गलत बोलते हैं तो कर्तव्य जी कभी बीच में नहीं बोले। वही लीलावती मामी को कर्तव्य जी ने रोक रखा था कि वह कभी आपको कुछ गलत नहीं बोले, नहीं तो वह हर किसी को कुछ ना कुछ बोलती हैं। आपको क्या छोड़ देती? आप अगर कोई भी अपनी बात कहती तो कर्तव्य जी अगले ही पल उसे पूरा कर देते हैं। युवराज के बारे में सोचकर आप गलत नहीं है। एक माँ अपने बच्चे के बारे में कभी गलत नहीं सोचती, लेकिन क्या आपको अपने दूसरे बेटे के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? कर्तव्य जी आपकी ही परवरिश है काकी माँ, आप उस पर शक कैसे कर सकती हैं? वह अभी भी बहुत तरसते हैं। वह आज भी अंदर से एक छोटे बच्चे हैं, जो आज भी आपसे मिलने वाले माँ के प्यार के लिए तरसते हैं, जिसे कुछ साल पहले आपने अपनी गोद में शरण दिया था। जब गीतांजलि ने अपनी बात पूरी की तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। अगर भाई साहब कंपनी में सीईओ की पोजीशन में रहेंगे तो सीजीसी की पोस्ट, चेयरमैन की पोजीशन कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नेवर। युवराज बेहद गुस्से से बोला। युवराज गीतांजलि को देखकर, भाभी माँ, आप यहाँ से चलिए, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। और वह गीतांजलि को लेकर रूम से बाहर चला गया। भाई अहिल्या ने अब अपना सर पकड़ लिया। मानना पड़ेगा तुम्हारी सोच को अहिल्या। कल को तो तुम गीतांजलि को घर से निकाल दोगी, यह कहकर कि युवराज की वाइफ को टॉर्चर कर सकती है। यह सुनकर अहिल्या ने मृत्युंजय को घूर कर देखा। उसकी नजरों के पीछे छुपे इरादे को भांपते हुए मृत्युंजय गुस्से से बोला, ऐसी हरकतें करने की हिम्मत नहीं मत करना, वरना इस बार मैं सीधा तुम्हारी बातें कर्तव्य को बता दूंगा, मृत्युंजय ने कहा, और अहिल्या को घूरते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ओमकार सिंह आंखें बंद करके चेयर पर बैठे रहे और किसी गहरी सोच में खोए रहे।
अगली सुबह गीतांजलि की नींद खुल गई थी जब उसने पियानो की एक मीठी सी धुन को सुना। उसने पलकें खोली तो देखा कि कर्तव्य पियानो के सामने बैठा हुआ है और पूरी तरह उसमें खो चुका था। गीतांजलि उसके पास गई और उसने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली और अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिकाकर उसके कानों के ठीक नीचे वाली जगह को चूम लिया। तभी कर्तव्य के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसकी हथेली को अपने होठों से चूमकर उस हथेली को ले जाकर अपने दिल के पास रख लिया। गीतू, याद है हमारी शादी की रात? मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम सारे ऐशो आराम छोड़कर मेरे साथ रहोगी, और तुम्हारा जवाब हाँ था। क्या आज भी ऐसा ही है? हाँ, गीतांजलि को जवाब देने में 2 सेकंड भी नहीं लगी थी। कर्तव्य ने उसकी उंगलियां चूमते हुए कहा, हमारे जाने का समय हो गया है, अपना सामान पैक करो। मुझे थोड़े पेपर्स का काम करना है, फिर हम निकलेंगे। गीतांजलि ने एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह उसके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया। उसने बस सिर हिलाया और जरूरी सामान पैक करने चली गई। कर्तव्य ने गीतांजलि की जाती हुई परछाई को देखा और सोचा, अपने शब्दों पर उसे उस पर पूरा भरोसा है। उसे उस पर इतना भरोसा है कि उसने ये बुनियादी सवाल भी नहीं उठाया कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं और किस लिए। वह अपने पेपर वगैरह लेने के लिए स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ मृत्युंजय के रूम में अहिल्या कमरे में परेशानी से इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे नॉक की आवाज़ सुनाई दी। अंदर आओ, उसने अनुमति दी। कर्तव्य हल्के से मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग काकी माँ, उसने उन्हें विश किया। गुड मॉर्निंग कर्तव्य बेटा। कर्तव्य ने अहिल्या को बेड पर बिठाया और अपना सर उनकी गोद में रख दिया। कर्तव्य बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैंने जो कुछ भी किया। अहिल्या जैसे ही कुछ एक्सप्लेन करने लगी, कर्तव्य बोला, मुझे पता है, मैं बस गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। कर्तव्य ने हाथ से इशारा किया। अरे कर्तव्य, आज तो संडे है, फिर तैयार क्यों हुए हो? कहीं जा रहे हो क्या? मृत्युंजय वार्डरोब से निकलकर रूम के अंदर आते हुए बोला। काकू साहब, मैं और गीतांजलि जा रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे जैसलमेर के लिए। कर्तव्य ने कहा, अच्छा है, जाओ तुम दोनों, थोड़ा घूम आओ। वैसे भी शादी के बाद कहीं नहीं गए तो उसको लेकर। वैसे कितने दिनों के लिए जा रहे हो? मृत्युंजय ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। हम दोनों जैसलमेर में परमानेंटली शिफ्ट होने जा रहे हैं, कर्तव्य ने धीमे से कहा। क्या? मृत्युंजय जोर से चीखा। वहीं अहिल्या उसके इस फैसले से चौंक गई और स्तब्ध होकर वहीं बेड पर बैठ गई। अहिल्या घबराई सी आवाज में, क्या कर्तव्य इतनी सी बात का बुरा मान गए और घर छोड़ रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया? उनकी बात सुन कर्तव्य एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि मैं काकी माँ को गिल्ट में नहीं देख सकता। मुझे पता है छोटे का गुस्सा, वो आपके इस फैसले से खुश नहीं है। वह भी मुझे रोज देखेगा तो उसे लगेगा कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, जो कि उसे लगना शुरू हो गया है। और मैं नहीं चाहता कि आपके और यूबी के बीच कोई अनबन हो मुझे लेकर। आई डोंट वांट टू फील गिल्टी, और इसलिए आपकी हेल्थ को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यही बेहतर होगा कि हम चले जाएं। पर गीतांजलि ने तो कुछ भी बताया नहीं, मृत्युंजय ने कहा। खुद कुछ मालूम नहीं, मैंने उसे बैग्स पैक करने के लिए सुबह ही कहा था और उसने एक भी सवाल नहीं किया। उसे कुछ नहीं पता इस डिसीजन के बारे में, यह पूरा का पूरा मेरा है। कर्तव्य देखो, चलो ऐसा करते हैं कि मैं अपनी पोस्ट से हट जाऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम मेरी पोस्ट संभाल लो, मृत्युंजय जल्दी से बोला। कर्तव्य हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, क्या आपको मेरी दिमाग पर कोई डाउट है? मैं संभाल लूंगा, मुझ पर विश्वास करो। यू शुड बी देयर टू गाइड युवराज। अगर मैं यहाँ रहा तो वह मुझे एक ही कंपनी में देखेगा तो वह कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। मैं क्या, कोई भी एक जगह होगा तो यही फील करेगा। कर्तव्य, घर को मत छोड़ो, कम से कम गीतांजलि के बारे में तो सोचो। संजय उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ, उसकी आपको चिंता नहीं। आपकी गीतांजलि कैसे रहेगी इसकी चिंता है आपको। आई एम जेलस, जब से आई है मेरी जगह कब्जा कर लिया है, कर्तव्य चिढ़ते हुए बोला। वहीं उसकी बात सुन मृत्युंजय नम आंखों से मुस्कुराए। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता मेरे बच्चे। वहीं अहिल्या अभी भी सदमे में वैसे ही खड़ी थी। कर्तव्य ने आगे कहा, काकी माँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और काकी माँ, प्लीज नाराज मत रहिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड हर पॉसिबिलिटी एज वेल। काकी माँ, मुझे आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है,
मेरे जाने के बाद प्लीज मेरे रूम को वैसा ही रहने दें। मम्मा ने डेकोरेट किया था तो मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई चेंज आए। मुझे नहीं पता मैं कभी फिर यहाँ रहने का चांस पाऊंगा या नहीं, पर अगर कभी मम्मा की याद आए तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। खुद को थोड़ा रिलैक्स कर सकूंगा। देखूंगा कि आगे तुम जो चाहो वही होगा। इस बार मृत्युंजय ने अहिल्या को घूरते हुए बोला। काकी माँ, चलो मैं चलता हूँ, हमारा जाने का समय हो गया। कर्तव्य ने दोनों के पैर छुए और रूम से बाहर निकल गया। वहीं बगीचे में, भाभी माँ, यह बिल्कुल सही नहीं है। युवराज बहुत ज्यादा गुस्सा था जब उसने कर्तव्य और अपने माता पिता की बातें सुनी। हाउ कैन भाई लीव? पर जैसलमेर भाभी माँ, भाई साहब आपके ऑलमोस्ट सारी बातें मानते हैं। प्लीज उनको मना लीजिए ना, मत जाइए ना मुझे छोड़कर। युवराज नम आंखों से रिक्वेस्ट करते हुए बोला। यूबी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके कारण जायज हैं। तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जहां तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे नीचे काम करता है। अभी मैंने देखा कि तुम यहाँ सिर्फ सोचकर कितने परेशान हो गए थे कि तुम कर्तव्य जी पर हुक्म चला सकते हो। वह नहीं चाहते कि तुम सारा दोष अपने ऊपर लो। गीतांजलि ने मना किया। सही तो है भाभी माँ, सब मेरे लिए ही तो हो रहा है, क्योंकि ये सब तो भाई डिजर्व करते हैं। यूबी, हम सिर्फ जैसलमेर में ही तो जा रहे हैं। जो तुम्हारी कार का एक नॉर्मल स्पीड, उस हिसाब से तुम 3 या 4 घंटे में जैसलमेर पहुंच जाओगे। तो ज़्यादा उदास मत हो और अपने दिमाग पर जोर मत डालो। ये लो गाजर का हलवा खाओ, मैं लेकर आती हूँ। गीतांजलि उसे शांत करते हुए गार्डन से किचन की ओर बढ़ गई। कर्तव्य आगे आया और युवराज के पास बैठ गया। दोनों भाइयों ने कुछ नहीं बोले। वह एक दूसरे का दर्द समझ सकते थे। छोटे, इसमें उन सभी प्रोजेक्ट की जानकारी है जिस पर मैं काम कर रहा था। तुम्हें यहीं से आगे बढ़ना है, कर्तव्य ने कहा। युवराज ने गुस्से से कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। कर्तव्य को पता था कि युवराज कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाता है, इसलिए उसे शांत करने और कंट्रोल करने की जरूरत थी। देखो छोटे, तू जानता है कि कर्तव्य सिंह चौहान अपना फैसला कभी नहीं बदलता। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू हैव टू ऑपरेट चौहान ग्रुप का। कंपनी के चेयरमैन, तुझे बेहतर और कोई नहीं जानता कि मैंने चौहान ग्रुप को यहाँ पहुँचाने में कितनी मेहनत की है। और अगर यह प्रोजेक्ट डील नहीं करना चाहता तो फाइन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मेरी मेहनत बेकार जाएगी। बस इतना ही ना? चलेगा, कोई बात नहीं ना? तुझे फोर्स नहीं करूँगा। भाई, मैं ये नहीं कहना चाहता था कि मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूँ। मैं चौहान ग्रुप और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकता। बाहर में जाए। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं पोस्ट को बरकरार रख पाऊंगा या नहीं, जिसके कारण आप ये सब छोड़ रहे हैं। युवराज रोने की कगार पर था। नहीं यूवी, शुरू से ही नेगेटिव सोचना बंद करो। मुझे तुम पर और खुद पर भरोसा है। मैंने तुम्हें बिजनेस सिखाया है और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से सिखाया है। कर्तव्य सिंह चौहान कभी हार नहीं सकता। हमेशा याद रखना कि तुम न सिर्फ चौहान आप ग्रुप कंपनी के चेयरमैन बनोगे, बल्कि मेरे सिखाने पर भी काम करोगे। जब भी कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसके साथ टीचर भी फेल होता है। जो उसे ठीक से सिखा नहीं पाता, तू आगे आएगा मतलब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और याद रख, कर्तव्य सिंह चौहान को हारना मंजूर नहीं है। आप हारोगे नहीं भाई, कुछ भी हो, आप हारोगे नहीं। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप नहीं हारोगे। कर्तव्य सिंह चौहान न कभी हारा था और न कभी हारेगा। कर्तव्य ने दृढ़ता से कहा, किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें गाइड नहीं कर सकता। और फिर शरारत भरे अंदाज में युवराज को छेड़ा। और हाँ, नाइट वीडियो देखना थोड़ा कम कर दे। युवराज कर्तव्य की बात सुन घबराते हुए अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए धीमे से बोला। भाई साहब धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? कर्तव्य ने तेज आवाज में बोला। तभी गीतांजलि, जो नाश्ते की ट्रे लेकर उनके पास आ रही थी, उनके पास आते हुए बोली। यू भी किस बात पर शर्मा रहे हो? गीतांजलि उनके सामने रखते हुए कंफ्यूजन से बोली। कर्तव्य ने कहा, अब तुम ही बताओ जान कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अगर युवराज ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। भाई साहब, भाभी माँ को खुद बताता हूँ ना। अरे भाभी माँ, भाई साहब का कहने का मतलब है कि मुझे एक्सेप्ट कर देना चाहिए कि मैं भाई साहब से हमेशा वीडियो गेम में हार जाता हूँ और हारता रहूंगा। वह जल्दी से बात बदलते हुए बोला। यूं भी मैं यही हूँ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? युवराज के अचानक चिल्लाने से गीतांजलि हैरान थी। युवराज ने अजीब सी मुस्कान दी, जबकि कर्तव्य के चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट बरकरार थी।
कर्तव्य की मुस्कुराहट को देख गीतांजलि ने शक भरी निगाहों से बारी बारी दोनों को देखा, फिर उन्हें नाश्ता दिया। युवराज ने नाश्ता करते हुए कहा, मैं बहुत मिस करने वाला हूँ आपके हाथ का बना खाना। मुझे नहीं पता है कि अगली बार आपके हाथ का बना खाना कब खाने को मिलेगा। यह सुनकर गीतांजलि ने कर्तव्य की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने गीतांजलि को एक दर्द भरी मुस्कुराहट दी। जाने से पहले कर्तव्य आखिरी बार अपने कमरे की ओर देख रहा था। उसने कमरे के हर कोने को देखा और अपने बचपन की यादें, गीतांजलि के साथ बिताए हर पल और जिंदगी के हर मोड़ को याद किया। गीतांजलि ने उसके पीछे से आकर उसे गले लगा लिया और अपना गाल उसकी पीठ से टिका दिया। मैं हूं ना आपके साथ, तुम मेरे साथ हो, शायद इसलिए मैं जिंदगी के साथ हूँ, कर्तव्य ने कहा। उसके शब्द कम थे, लेकिन शब्दों का अर्थ बहुत ही गहरा था। सबसे मिल लिया अपने पापा से? नहीं मिलेंगे जाने से पहले? बंसी काका, यह सारा सामान नीचे ले चलिए। कर्तव्य ने गीतांजलि की बात को अनदेखा करते हुए बंसी काका को ऑर्डर देते हुए बोला। फिर वह गीतांजलि की तरफ मुड़कर बोला, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। जिस किसी को भी मिलना है मिल लो, ज्यादा टाइम नहीं है, वह बोला और नीचे चला गया। दोनों टॉफी को घर में आए बदलाव का अंदाजा हो गया था। वे लगातार भौंक रहे थे। युवराज के लिए उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। जैसे ही दोनों ने कर्तव्य को देखा तो वे उछल पड़े। कर्तव्य ने दोनों की पीठ सहलाई। क्या हुआ? शांत हो जाओ, मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं छोड़ रहा हूँ। भाई साहब, आप इन्हें ले जाएंगे? युवराज ने पूछा। हाँ, तुम चाहते हो कि ये यहाँ रहे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें भी साथ ले जाओ। आप जा रहे हैं, भाभी माँ को भी साथ ले जा रहे हैं, और इन दोनों बेवकूफ़ों को भी। मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो ना। युवराज बच्चों की तरह रोने लगा, जैसे किसी बच्चे को उसके माँ बाप ने बाहर घूमने जाने से मना कर दिया हो। घर की चौकीदारी करने के लिए एक वॉचमैन और देखभाल के लिए एक केयरटेकर होना चाहिए, इसलिए तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। तभी युवराज की टांग खींचते हुए बोला, भाई साहब, क्या मैं कभी आपसे बहस में जीत सकता हूँ? ओह, क्या हम बहस कर रहे हैं? मुझे पता ही नहीं था। आप रहने दो, आपसे अच्छी तो मेरी भाभी माँ है। स्वीट एंड सिंपल, आपकी तरह सड़ू नहीं है। सच बोलने से सड़ता कौन है भाई? गीतांजलि तो मीठी बात बोलकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाती है। वह सही है, कर्तव्य टेढ़ा हंसते हुए बोला। हाँ हाँ, सुनिए भाभी माँ, क्या बोल रहे हैं ये? कर्तव्य ने अपने पीछे गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश की कि वहां पर गीतांजलि है या नहीं, लेकिन वहां वह नहीं थी। तू तो रुक, अभी तुझे बताता हूँ मैं। कर्तव्य युवराज को पकड़ने लगा। दोनों घर में इधर उधर भाग रहे थे। उनकी हंसी से माहौल एक बार फिर खुशी में बदल चुका था। ओंकार सिंह अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहे थे। अभी दरवाजा लॉक होने की आवाज आई। उन्होंने अपनी आंखें उठाई और गीतांजलि को देखा। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाओ गुन्नू। पापा, हम जा रहे हैं, गीतांजलि ने उदासी से कहा। ओंकार सिंह ने अपना चश्मा उतारा और किताब बंद करके उन्होंने गहरी सांस ली और अपना सर गीतांजलि के सर पर रख दिया, जो उसके पैरों के पास बैठ चुकी थी। हमें मृत्युंजय ने बताया कर्तव्य के डिसीजन के बारे में गुन्नू। मैंने ये सोचकर यह निर्णय लिया कि इससे मेरा परिवार अलग नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि इससे मैं अपने बेटे और बेटी से अलग हो जाऊंगा। मुझे लगा अगर चेयरमैन का पोजीशन युवराज को देने से पहले जैसे घर का माहौल था वैसे ही रहेगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा परिवार टूटेगा नहीं, पर बिखर जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि बनी और अहिल्या के रिश्ते में कोई दरार आए, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। मुझे तो भनक तक नहीं थी कि मेरे और बनी के रिश्ते में पड़ी दरार इतनी गहरी हो जाएगी। बट आई डोंट रिग्रेट मच। हम दोनों का रिश्ता तो वैसे भी कुछ खास नहीं था। कम से कम अहिल्या और बन्नी तो ठीक हैं। ओंकार सिंह ने बहुत ही उदास आवाज में कहा। पापा, आपकी बात सही है, कर्तव्य जी की बात बिल्कुल सही है। पर पापा, मैं भी उनसे कुछ भी कहूंगी तो ये समझेंगे नहीं। इन्हें थोड़ा सा टाइम दें आप, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ओंकार सिंह ने कहा, तुझे छोड़कर चली जाओगी गुन्नू? मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? बात नहीं करता था, पर दूर से उसे देख तो लेता था। अब उतना भी नहीं होगा। मुझे माफ कर दो गुन्नू। मैं तुम्हारी शादी से पहले की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सोचा था शादी के बाद तुम खुश रहोगी, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। ओंकार सिंह ने उदासी से कहा। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उनके साथ हूँ, और उन्हीं में मेरी खुशियाँ हैं। और आई प्रॉमिस पापा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द आपके बनी आपके पास लौट आएंगे।
दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई, जिससे उन दोनों का ध्यान उस तरफ गया। दरवाजे पर कर्तव्य खड़ा था। चलें, शाम हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। कर्तव्य ने बिना ओंकार सिंह को देखे कहा। जी, गीतांजलि ने छोटा सा उत्तर दिया। उसने ओंकार सिंह के पैर छुए और उठने ही वाली थी कि उसकी साड़ी का किनारा उसकी पायल में फंस गया। इससे पहले कि वह गिरती, कर्तव्य उसकी मदद के लिए आगे आया। उसने झुककर उसकी साड़ी को पायल के हुक से अलग किया, लेकिन रास्ते में ही उसने हल्के से ओंकार सिंह के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उसने कुछ पलों के लिए अपने पिता को देखा। एक बार फिर सारी कड़वी यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। अनजाने में ही उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वह जल्दी से उठा और गीतांजलि को खींचकर बाहर ले आया। गीतांजलि ने मृत्युंजय और अहिल्या के पैर छुए और सबसे विदा ली। फिर वे वहां से बाहर निकल गए। वही दूसरी तरफ चौधरी निवास में, मॉम डैड, ये देखो। मनीषा ने न्यूज़पेपर दामिनी को दिखाया। पढ़ने के बाद उसने राघवेंद्र को दिया। न्यूज़पेपर में मुख्य हेडलाइन थी, चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन में आए बदलाव। गीतांजलि तो है ही पनौती, जहाँ जाती है मनुष्यत फैलाती है। जब से हमसे पीछा छूटा तब से चौहान का बुरा वक्त शुरू हो गया। दामिनी बोली। इतने सालों में पहली बार राघवेंद्र गीतांजलि के लिए परेशान था। वह लगातार सोच रहा था कि गीतांजलि इस मुश्किल दौर से कैसे निपटेगी। देखा उस दिन क्या कह रही थी, कर्तव्य एक बिलेनियर और क्या क्या सब। अब देख रही हो क्या है उसके पास, रहने के लिए छत भी नहीं है। मनीषा ने व्यंग से कहा। पर विक्रांत, उसके पास तो बहुत कुछ है। माँ, विक्रांत के पास पैसा तो है, पर कोई रिस्क भी तो है। उसका पैसा भी तो उसके दादा का ही है। लेकिन कर्तव्य जितना पैसा कमाते हैं उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। नो, आई एम हैप्पी कि गीतांजलि हमेशा मेरे से स्टेटस में नीचे रहेगी, जहाँ उसकी असली जगह है। मनीषा घमंड से मुस्कुराई। जैसलमेर शहर में गीतांजलि एक बहुत बड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। वह बहुत ही सुंदर हवेली थी। गीतांजलि उसमें खोई हुई थी। ये बहुत सुंदर है ना? कर्तव्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, कहना चाहिए कि आपकी पसंद अच्छी है। हालांकि तुमने अभी तक मेरा स्वाद चखा नहीं है, लेकिन मुझे कहना होगा कि तुम्हारा सवाल मुझसे बेहतर है। कर्तव्य ने धीरे से छेड़ा। सॉरी, क्या कहा मैं समझी नहीं। ये असल में एक शाही परिवार का घर है। मौजूदा परिवार के लोग जो अब विदेश में रहने चले गए हैं, इसलिए उन्होंने इसे बेच दिया और मैंने कुछ साल पहले ही खरीदा था। आज तक ये मेरा पसंदीदा छुट्टियां बिताने की जगह थी। हाँ, काफी बड़ा है ये घर। गीतांजलि ने एक नज़र पूरे घर की ओर देखकर कहा। घर खाली हो तो बड़ा ही लगता है, कर्तव्य ने कहा। गीतांजलि का सिर कर्तव्य की ओर झुका। उसकी आंखों में लालसा की झलक है कि उसे अपने परिवार की याद आ रही है। फिर भी वह अभी भावनाओं को काबू कर रही है। तो तुम मास्टर बेडरूम में जाओ, मैं कुछ थोड़ा सा काम कर लूं। राधा माँ, गीतांजलि की मदद कीजिए प्लीज, कर्तव्य ने एक बूढ़ी औरत से कहा और चला गया। राजस्थान में किसी जगह विक्रांत चाय की चुस्की लेते हुए होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए बैठा था। उसके सामने अखबार था, जिसे वह बार बार पलट कर देख रहा था। अब खेल में मजा आएगा। अब कर्तव्य सिंह चौहान को उसकी औकात दिखाऊंगा। गीतांजलि सिर्फ और सिर्फ मेरी है। एक बार उसे खोने की गलती की थी, पर दोबारा नहीं। कर्तव्य की आंखों के सामने ले जाऊंगा गीतांजलि को, और वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि गीतांजलि कर्तव्य की लाइफ से निकल जाएगी। बाय हुक बाय क्रोक इज द करेक्ट टाइम। कर्तव्य जहाँ वहाँ बिजी रहेगा तो एट द पब्लिश न्यू बिजनेस, और गीतांजलि को टाइम नहीं दे पाएगा। और यही टाइम होगा मुझे गीतांजलि को कर्तव्य से अलग करने का। डन। ईशानी और विक्रांत एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए बोले। जैसलमेर में कर्तव्य अपने स्टडी रूम में बैठा सिगरेट पी रहा था। अपने सामने रखे प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए था। उसके बाकी बिजनेस के दुश्मन उसे कर्तव्य का विनाश समझ रहे होंगे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि कर्तव्य सिंह चौहान रहस्य का महारथी है। लोग उसके बारे में इतना ही जानते हैं जितना उसने अपने बारे में बता रखा है। वह लोग पूरी तरह बेवकूफ़ हैं जो यह सोचते हैं कि कर्तव्य के बारे में सब जानते हैं। वह मुस्कराया और सिगरेट का टुकड़ा उसने एस्ट्रे पर रगड़कर तिरछा मुस्कराया और बोला, मेरे दुश्मन तो यही सोच रहे होंगे कि यह मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, लेकिन वह नहीं जानते कि कर्तव्य सिंह चौहान आखिर कौन है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही घमंड दिखाई दे रहा था। मास्टर बेडरूम के अंदर गीतांजलि अलमारी में कपड़े सजा रही थी। तभी उसकी नज़र कर्तव्य पर पड़ी, जो शरारती मुस्कुराहट के साथ दरवाजे से टिककर खड़ा था। गीतांजलि उसकी ओर बढ़ी और उसकी गर्दन से लिपट गई। कर्तव्य ने उसे अपनी ओर खींचा
और उसके बालों का क्लचर खोलकर उसके बाल आजाद कर दिए। आई एम सॉरी मेरी जान, कर्तव्य ने कहा। किस बात के लिए सॉरी? गीतांजलि ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। माफ करना मुझे ये सोचने के लिए कि मैं अकेला हूँ जबकि तुम मेरे साथ हो। माफ करना मुझे परेशान होने के लिए जबकि तुम हमेशा खुश रहने की वजह हो। सॉरी मेरी जान, कर्तव्य ने उसके गालों को सहलाते हुए माफी मांगी। गीतांजलि ने अपने शरीर को अपनी एड़ियों पर उठाकर ऊंचाई बढ़ाई और उसके निचले होंठ को चूमा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ कर्तव्य जी। मैं भी बहुत ज्यादा करता हूँ मेरी जान, कर्तव्य ने कहा। वैसे मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ, तो मुझे ये सब टेंशन से आजाद करने में मदद करो, कर्तव्य ने शिकायत की और टेढ़ा मुस्कुराया और उसके करीब आने लगा। गीतांजलि को अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि वह क्या कहना चाहता था। कैसे? गीतांजलि ने अनजान बनते हुए कहा। हाँ तो फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाता हूँ। कर्तव्य ने उसे बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर मंडराने लगा। आप कर्तव्य, गीत में तुम्हारी इस हर अदा का दीवाना हूँ। जिस तरह से तुम हरकतें करती हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कर्तव्य जी प्लीज स्टॉप, मुझे परेशान मत कीजिए। गीतांजलि का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। प्लीज मुझे जाने दीजिए। गीतांजलि उसकी शर्ट और बाइसेप्स को कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचकर उसे छेड़ने के लिए बोलने लगी। ये क्या बात हुई? कह भी रही हो और छोड़ भी नहीं रही हो। कह कुछ रही हो, आँख कुछ और इशारा कर रही हैं और ये छोटा सा मुंह कुछ और। माजरा क्या है? क्या चाहती हो आप बीबी साहिबा? कर्तव्य उसके होठों को चूमते हुए बोला। उसने उसके कानों के झुमके उतारे और उसके कानों को सहलाकर उसकी आंखों में देखने लगा। आई लाइक यू, कर्तव्य मुस्कुराया। हाँ लेकिन मुझे आपके ऐप्स ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तुम्हें मेरे ऐप्स पसंद है ना, तो अब मुझे अपना एक रहस्य खोलने दो। जिस दिन से मुझे पता चला कि तुम मेरे ऐप्स की तारीफ करती हो, मैं जिम जाता हूँ अपने आप को मजबूत करने के लिए। कर्तव्य शरारत से मुस्कुराया। यह अब तक का सबसे प्यारा कर्तव्य था जो उसे मिला है। वह खुद को रोक ही नहीं पाई और उसके गालों पर एक किस दे दी। चलो कपड़े बदल लेते हैं, फिर हम सोएंगे, कर्तव्य ने शरारती अंदाज में कहा। सिर्फ हग करके, ओके ना? गीतांजलि उंगली से इशारा करते हुए बोली। हाय मेरी प्यारी सी जान, शर्माते हुए कितनी क्यूट लगती है। कर्तव्य मुस्कुराया। मुझे माफ करना, मैं तो वैसे ही तुम्हारी टांग खींच रहा था। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। गीतांजलि उसके चेहरे को घूरती रही और हल्के से बोली। पक्का? आपकी कसम मेरी जान, कर्तव्य ने मुस्कुराकर रिप्लाई दिया। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़्यादा पसंद है और वह है तुम्हारे बड़े हुए बालों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए किस करना। ठीक वैसे ही जैसे तुम मेरे बालों में उंगलियां घुमाते हुए करती हो। याद है? कर्तव्य फुसफुसाया और उसके कान के नीचे हल्के से बाइट कर लिया। गीतांजलि ने उसे धक्का दिया और बेड से नीचे उतर गई। वह बाथरूम की ओर जाने लगी कि कर्तव्य ने उसकी छोटी उंगली पकड़ ली। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। कर्तव्य जी प्लीज नहीं। क्या नहीं गीतांजलि जी? कर्तव्य बहुत ही मासूमियत से बोला। जो आप सोच रहे हैं वह नहीं। और ये कौन है जो रोकेगा मुझे? कर्तव्य आंखों में चुनौती लिए बोला। गीतांजलि काफी देर तक उसे घूरती हुई बोली। कर्तव्य जी आपको मेरी सारी बातें माननी है? गीतांजलि उसे आर्डर देते हुए बोली, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही स्वीटली थी। इतना क्यूटली कौन ऑर्डर करता है भाई? ऐसे तो हम अपना दिल निकाल कर दे देंगे आपको। कर्तव्य अभी भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। अब आप हमें जाने देंगे क्या? गीतांजलि ने पूछा। कर्तव्य ने उसकी उंगली छोड़ दी और अपने शरीर को जोर डालते हुए पीछे की ओर झुक गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गीतांजलि को घूरा, जिससे वह घबरा गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चीखते हुए बाथरूम की ओर भागी। कर्तव्य टेढ़ा मुस्कुराता हुआ उसके पीछे भागा। उसने उसे कमर से पकड़ा और घुमा दिया। अब बच के कहाँ जाओगी? कर्तव्य ने कहा और वापस उसे लाकर बेड पर पटक दिया। वह जल्दी उसके ऊपर मंडराता हुआ उसके पैरों के पास बैठ गया और ध्यान रखते हुए कि उस पर ज्यादा दबाव न पड़े और नीचे झुककर उसने अपनी नाक उसकी गर्दन के पास रखी और उसके क्लीवेज तक ले गया। उसने गीतांजलि के दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर रख दिए और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके पेट को चूमा, जिससे गीतांजलि के शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। वह खिलखिला उठी। जल्दी उसकी खिलखिलाहट हंसी में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह कर्तव्य से रुकने की विनती कर रही थी, लेकिन कर्तव्य ने उसकी बात नहीं मानी। ठीक है ठीक है,
अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं रात को आपके साथ टाइम बिताऊंगी, गीतांजलि ने जल्दी से कहा। पक्का? हाँ पक्का, गीतांजलि ने कर्तव्य को कहते हुए अपने पास खींच लिया। वह जैसे ही नीचे झुका तो गीतांजलि ने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसके होठों को। गीतांजलि ने मौका पाकर अपनी कलाई उसके गले में डाल दी और एक शर्मीली मुस्कुराहट बिखेरी। कर्तव्य उसको देखकर असमंजस से अपनी भौहें ऊपर उठाने लगा। अब आप बच के कहाँ जाएंगे? गीतांजलि ने टेढ़ा हंसते हुए कहा और अपनी नाक उसकी गर्दन में मोड़ दी, जगह जहाँ उसे सबसे ज्यादा गुदगुदी होती है। कर्तव्य ने पलटी मारी और गीतांजलि के ऊपर आ गया। उसने गीतांजलि को तकिए से मारा और दोनों ने तकिए से लड़ाई करनी शुरू कर दी। कर्तव्य ने गीतांजलि को इतना बेफिक्र कभी नहीं देखा था। वह हंस रही थी, उसे चिढ़ा रही थी, हरकतें दिखा रही थी। वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। अचानक कर्तव्य बोला। गीतांजलि को चिंता हुई कि उसने गलती से उसे कहीं मार तो नहीं दिया। ओह सॉरी कर्तव्य जी, कहाँ लगी? दिखाइए। जोर से लगा क्या? गीतांजलि जल्दी से कर्तव्य के पास आते हुए बोली। उसने अपने पास में रखा पिलो जोर से उठाकर नीचे फेंक दिया। मुझे माफ कर दीजिए कर्तव्य जी, एक बार ही देखने दीजिए मुझे। अगली बार ध्यान से मारूंगी। मेरा मतलब ध्यान से मारूंगी, मतलब मैं आपको नहीं मारूंगी। प्लीज दिखाइए कहाँ लगी। कर्तव्य ने अपनी बाईं आंख बंद करके अपनी हथेली हटा दी। गीतांजलि उसकी गोद में बैठ गई और उसके गालों को सहलाने लगी, जबकि वह खुद उसकी कमर से लिपट गया। उसने अपने अंगूठे से उसकी आंख को सहलाया, फिर जलन को शांत करने के लिए फूंक मारी। कर्तव्य को यह सब बहुत पसंद आ रहा था। इस सारे नाटक में वह अपनी लवर पत्नी से लाड़ पाने में 100% सफल हो गया था। अब उसके अगले कदम का समय आ गया था। यार गीतू, मैं तो ठीक से आंख भी नहीं खोल पा रहा हूँ, मैं नहाऊंगा कैसे? बहुत ही दर्द भरी आवाज में बोला। कोई बात नहीं कर्तव्य जी, मैं हूं ना आपकी मदद के लिए, गीतांजलि उदासी से बोली। नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता कर्तव्य जी, आप मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी मदद करके मुझे खुशी हो रही है, गीतांजलि ने अभी भी उसकी बाईं आंख को सहलाते हुए कहा। सच कह रही हो? हाँ सच बाबा। तुम बाद में मुकर मत जाना, कर्तव्य ने पूछा। ऑफ कोर्स नॉट। जान जाए पर बचन न जाए, गीतांजलि ने कहा। क्या ऐसा है? तो चलो चले, कर्तव्य ने एक्साइटेड होकर कहा। आपकी आंख तो देख नहीं पा रही थी ना आप? गीतांजलि हैरानी से उसे देख रही थी, जो अपनी दोनों आंखें खोल टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। आपके प्यार में तो हम कब के अंधे हो गए हैं, अब सिर्फ आपका ही सहारा है गीतांजलि जी। कर्तव्य आज बहुत ही ज्यादा बचपना कर रहा था। ये बड़ी गलत बात है, गीतांजलि ने गुस्से से अपनी नाक फुलाई। और ये सब हमने आपके लिए किया है। सब मेरे लिए? गीतांजलि ने पास आकर पूछा। कर्तव्य ने अपना चेहरा उसके करीब लाते हुए कहा। क्या? कर्तव्य ने उसके होठों को अपने होठ में जकड़ लिया और वह उसके निचले होठ को लिक कर रहा था, जबकि गीतांजलि उसके ऊपरी होठ को। कर्तव्य ने उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाई और उसके लाल तिल को अपने अंगूठे से छूने लगा। कर्तव्य ने उसे अपनी गोद में उठाया और वैसे ही लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। गीतांजलि ने उसकी पीठ थपथपाई, यह इशारा देते हुए कि अब उसकी सांस फूल रही है। वह उसके होठों से अलग हुआ और उसके सूजे हुए होठों को सहलाने लगा। चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। गीतांजलि ने हल्के से उसके होठों को अपनी उंगली से छूकर पीछे हटते हुए बोली। आई लव यू कर्तव्य जी। आई लव यू टू मेरी जान। कर्तव्य ने उसे बाथटब के किनारे बिठाया और फिर पानी भरने के लिए टैप ऑन किया। वह उसके शावर के लिए कुछ जरूरी सामान लाया, जिससे खुशबू आए। लेवेंडर जेल, नींबू, वनीला। यह बहुत है, गीतांजलि उन्हें देखकर मुस्कुराई। गीतू, पुष्कर फेस्टिवल चल रहा है, क्या तुम जाना चाहोगी? कर्तव्य ने पूछा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपके काम का क्या? क्या आप बिजनेस के कामों में बिजी नहीं हैं? हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास मैं यानी कर्तव्य सिंह चौहान है, जो अपना पर्सनल, निजी और प्रोफेशनल जीवन दोनों में समय और ज्ञान बांटता चलता है। इसलिए मेरी जान, तुम चिंता मत करो, सब टेंशन मेरा, तुम केवल मस्ती करो। वह उसकी नाक को हल्के से दबाता हुआ बोला। गीतांजलि ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, हम सुबह घूमने चलेंगे, शाम को रेगिस्तान चलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, कर्तव्य ने सोचते हुए कहा। आपको ऐसी जगह घूमना पसंद है ना? गीतांजलि ने पानी चेक करते हुए कहा। कर्तव्य ने कंधे उचकाए और पूरी ईमानदारी से जवाब दिया।
मैं आमतौर पर इन सभी मामलों में शामिल रहता हूँ और मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है और इस बार मैं ये सब तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नई यादें बनाना चाहता हूँ। गीतांजलि कर्तव्य को घूर रही थी। वह समझ गया कि वह क्या सोच रही है। चलो, उसने कहा और बाथ टब के अंदर बैठ गया। कर्तव्य ने उसके हाथ से जैल की बोतल छीनी तो गीतांजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी ठोड़ी को चूम लिया। कर्तव्य भी मुस्कुराया। कुछ देर बाद गीतांजलि बुलबुलों से खेल रही थी। तभी कर्तव्य ने कहा, गीत, मुझे बिजनेस के सिलसिले में बहुत जल्द विदेश जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? नहीं, आप जाओ और जल्दी वापस आओ। मुझे यहाँ कुछ काम है। कर्तव्य ने गीतांजलि को अपने गले लगाया। गीतू, हम क्या हैं? गीतांजलि नजर झुकाते हुए बोली, तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है कर्तव्य जी। गीतांजलि ने मुड़कर उसकी ओर देखा और नम आंखों से कहा, डर लगता है जो कभी नहीं सोचा था वह हो रहा है। एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, बट अचानक से सब बदल गया। अचानक से कितना कुछ हो गया, देखिए, और आपको कितना ज्यादा बुरा फील हो रहा है। मेरे लिए आसान है ये कहना कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर जब कभी मैं सोचती हूँ आपको कितना कष्ट सहना पड़ता है और फिर भी मजबूती से खड़े रहना पड़ता है। बेवकूफ़ी भरी सारी मीठी बातें ये आपका समर्थन नहीं करती। कर्तव्य ने उसके चेहरे को सहलाया। वह कुछ मिनट तक उसके चेहरे को देखता रहा। वह गौर से उसकी निगाहों में देखता रहा, जिसे गीतांजलि ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी नजरें नीचे झुका ली। गीत, मुझे पता नहीं था कि मेरी बीवी इतना सोचती है। तुम जानती हो कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम कम से कम मेरे बारे में सोचती तो हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी जान, बस हमेशा मेरे साथ रहो, हर कदम पर, मेरी जिंदगी के हर हालत में। बस फिर तो मुश्किलें आने दो, फिर तो मैं सब देख लूंगा। कर्तव्य ने माहौल हल्का करते हुए कहा। की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।